तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट P x y z जैसा कि मैंने बताया ये हो गया, हमने इसको ओरिजिन O को P से मिला दिया, वेक्टर बन गया। तो पॉइंट को हम अमूमन इस पहले ब्रैकेट में डालकर बंद कर देते हैं। देखें हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ट्रिपल है, लेकिन जब हम इसको वेक्टर बनाते हैं तो बहुत सी किताबें ये करती हैं भाई कि वो इसको थोड़ा सा सिंपल बताने के लिए कि भाई ये पॉइंट नहीं है, एक वेक्टर है, तो उसको इस बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेती हैं। और फिर अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखें तो ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, जबकि यहाँ पर i j k जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। कहाँ की? i यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और k यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात में भी होंगे कि ये अगर कोई वेक्टर v है OP है तो इस वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस वन OP, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ OP, यानी इस वेक्टर की लंबाई क्या होगी। इस पे आ जाए तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं लाइक दिस आर दिस, मगर फिर बहुत सी किताबें इसको अक्सर हम यूँ कर देते हैं, खाली सिंपली आर कर देते हैं। जब भी किसी वेक्टर के ऊपर से अगर आप एरो को हटा दें, यानी हमारे पास कोई वेक्टर है OP, ये वेक्टर, ये वेक्टर लगा हुआ है, दो बार बंद कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कि इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये R वेक्टर है, इसको बंद कर दिया तो ये बन गया, ये पूरी चीज़ हो गई इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम सिंपली R भी कह सकते हैं, और अगर इसको यूँ लिखें तो इसको आप सिंपली OP भी कह सकते हैं, दिस वन। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा आपने पढ़ी हुई है, वो हो जाएगी हमारे पास, इधर आ जाएं, देखें ये x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और ये बन गया z का स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें ये i j k जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, 1 होकर एंड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई वेक्टर आपको दी गई है, अगर वो वेक्टर हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk है, इस शक्ल में लिखी हुई है या इस शक्ल में लिखी हुई है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और z का स्क्वायर अंडर द रूट, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, और ये भी अपने ये सारी बातें आपको मैं तकरीबन BSc लेवल की पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की स्टडी के लिए, और ये आपको थोड़ा सा मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपको याद आ जाए, वरना ये आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मिसाल हमारे पास कोई वेक्टर है, मिसाल मैं ये ले लेता हूँ, मिसाल मैंने एक वेक्टर ले लिया a1 a2 a3, ये एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट, चलिए मैं फिगर बना देता हूँ आपको। ये हमारे पास ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट है a, ये a है, ये हो गया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 a3, ठीक है। इसको आपने इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, तो ये पूरा आपका वेक्टर a बन गया। तो गोया कि हमारे पास जो वेक्टर a है, ये वेक्टर a जो है ये बन गया a1 a2 a3, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है b, ये एक और पॉइंट है, ये है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अगर इसको हम छोटा सा, इसको हम a कह दें, इसको a कह दें, इसको b कह दें, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए b1 b2 b3, ये हो गए। इसको इससे मिला दें, ये इससे मिला दें, ठीक है। तो ये मिसाल है कि ये वेक्टर इसको हमने कह दिया b का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a वेक्टर ये हो गया, b वेक्टर जो है ये बन गया हमारे पास b1, a वेक्टर जो है ये हो गया a1 a2 a3, और b वेक्टर हो गया b1 b2 b3, ये दो वेक्टर हैं। वेक्टरों के मामले में आपने पढ़ा होगा पीछे कि हम दो तरह के प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम दो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों को देख लें। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं इसमें, यानी इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूं हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं a डॉट b के साथ। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको हम डिनोट करते हैं a क्रॉस b के साथ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास ये a डॉट b क्या है और a क्रॉस b क्या है। जब हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो डॉट प्रोडक्ट a b है, देखिए a डॉट b, ये इसका फार्मूला बन जाता है, इसका तरीका हो जाता है कि आप a का मैग्नीट्यूड निकालें, इस a का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे निकालें b का मैग्नीट्यूड, और फिर इसके साथ ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जो इसके बीच में एंगल है, सपोज इसके बीच में एंगल
थीटा है तो इसका लगा देते हैं हम कोस थीटा। इसके पीछे पूरा अपना एक थ्योरी है, लॉ ऑफ कोसाइन से हम करते हैं बहुत कुछ, लेकिन बहरहाल आप जो पढ़ा हुआ है तो इससे मैं इस पर बहस नहीं करता। तो ये बन गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ठीक है। लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसमें बन जाता है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड और फिर यहाँ पे हो जाता है बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि दो वेक्टर ऐसी वेक्टर हैं जब उसका क्रॉस निकालते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी आता है। तो इस डायरेक्शन को फिर हम बाद में यहाँ पे हम लगा देते हैं एक, यहाँ पे एक वेक्टर यूनिट वेक्टर एन लगा देते हैं, ये एन 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 ये वेक्टर लगा देते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को हम यू डिफाइन करते हैं और उसका जो डॉट प्रोडक्ट को यू डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को यू डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये बन जाएगा, ये देखें मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो इसमें ये हम डायरेक्शन को छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास ए डॉट बी को यू डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी को यू डिफाइन करते हैं और ए क्रॉस बी को यू, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ये बजाते खुद एक वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये वेक्टर का साइन लगा हुआ है। लेकिन ए डॉट बी जो है इसमें किसी उसका डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो ये मुकम्मल तौर पे एक रियल नंबर बन जाता है या एक स्केलर बन जाता है। तो ये हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में अक्सर ये फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं अलजेब्रा के कानून से और चीज़ों को आसान बनाते हैं अलजेब्रा के कानून से, अब मैं आपको अलजेब्रा के कानून से बना करता हूँ, दिखाता हूँ कि वो क्या है, फिर आगे इस पे हमारे फार्मूले बनेंगे। देखें यहाँ देखें, देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इस वेक्टर यानी आपको एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मैं स्टार से ले लेता हूं मैं। देखें ये वेक्टर ए है, ये बन गया हमारे पास A1 A2 A3, जिसे आप यूनिट वेक्टर में लिखें तो ये बन जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A3K। आप B ले लें, B वेक्टर, ये बन गया B1 B2 B3, ये बन जाता है B1I प्लस B2J प्लस B3K, वो ये बन जाता है। जब हम यहां से A डॉट बी निकालते हैं, देखें A डॉट बी इक्वल टू, देखें A की वैल्यू, देखें मैं A की ये वैल्यू लिख रहा हूं, देखें A1I A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जब आम अलजेब्रा को हम पढ़ते हैं, आम अलजेब्रे को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपसे कहते हैं कि 2 और 3 को ज़रब करो, मल्टीप्लाई, आपको कहते हैं कि मल्टीप्लाई 2 and 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। आप इसको बहुत शक्ल में लिख सकते हैं, आप इसे चाहे आप इसको लिख सकते हैं 2 into 3, आप चाहे लिखें 2 into 3, जैसे भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बीच में आप यहाँ पर ये जो क्रॉस और डॉट जो है यहाँ पर ये दोनों ज़रब के ही निशान हैं, ठीक है। कोई यूँ लिखता है कोई यूँ लिखता है, तो फिर ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, ये आम। लेकिन जब वेक्टर की हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वेक्टरों के अंदर आपने डॉट को और क्रॉस को बड़ा मोहतात होकर इस्तेमाल करना है। लेकिन दोनों सूरतों में, हर सूरत में आप ये समझ लें कि वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमेशा डॉट या क्रॉस अगर पढ़ेंगे तो ऐसे 2 मिकदारों के बीच में पढ़ेंगे जो मिकदारें वेक्टर होती हैं। नंबरों के बीच में हम नहीं डालते डॉट या क्रॉस, ठीक है। तो चुनांचे अब ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये देखें A1, जैसे मिसाल देखें आपने ये वेक्टर ना आपने ये ले लिया, देखें जैसे ये आपने लिख दिया 4 3 6, देखिए आपने ये वेक्टर लिखी,
जब इसको आप यूनिट वेक्टर में लिखते हैं तो ये बन जाती है 4i + 3j + 6k। आपस यहाँ यानी कि मेरे कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर जब आपने इस वेक्टर को यूं लिखा तो ये जो a1 a2 a3 ये कोई नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। वेक्टर जो बना रही है, इस चीज़ को वेक्टर बना रही है वो ये है, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। देखिए इसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं, देखें ये वेक्टर को निशान लगाए हुए हैं, ये नंबर्स हैं। और इस पूरी चीज़ को जो चीज़ वेक्टर बना रही है वो ये आई जे के बना रही हैं, तो आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब जिस वक्त आप इसको ज़रब करेंगे तो वो ज़रब का आम रूल है क्या कि इसको इससे ज़रब करें। जब इसको आप इससे ज़रब करते हैं तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि आप इसको यूँ लिख दें कि a1i, चलो लिख तो सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं a1i b1i, आपने ये लिखा, आप यूँ लिख तो सकते हैं। लेकिन जब आप उसको मज़ीद जब आके सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको यूँ करेंगे, देखिए आपने लिखा a1 b1, देखें अब ये जो डॉट है ना, डॉट, ये कभी यूँ नहीं लिखेंगे कि आप कर दें a1 × b1, ये कर दें, ये गलत है, ये नहीं करेंगे आप। मैंने आपसे पहले कहा कि ये डॉट का जो निशान होगा या क्रॉस का निशान जो होगा वो नंबरों के बीच में यहाँ नहीं होगा, वो किसके बीच में होगा, वो हमेशा वेक्टरों के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये a1 ये b1 ये नंबर्स हैं, तो आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं, देखें a1 ये हो गया b1 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया आपका i.i, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब i.i की जो भी कीमत है हम उस पर बहस करते हैं, लेकिन बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस वक्त आप इसको इससे जब इसको आप इससे ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा a1, ये क्या ऐसे बनेगा a1 b1, इसको इससे ज़रब तो ये बन गया i.i, ये बन जाएगा। फिर इसको इससे ज़रब तो ये बन गया a1 b2, ये बन जाएगा i.j, और फिर इसको इससे ज़रब तो ये बन गया a1 b3, और ये बन गया हमारे पास i.k, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप इससे आप करेंगे, अब इसको इससे करें, देखिए a2 b1, ये प्लस भी प्लस चल रहा है, a2 b1 j.i प्लस a2 b2 j.j प्लस a2 b3 j.k, ये j.k, फिर प्लस अब इसको इसके साथ a3 b1 k.i प्लस a3 b2 k.j प्लस a3 b3 k.k, ये पूरी चीज़ हल होकर ये बन गई। अब इसको मैं आगे और भी आसान करूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आता हूं मैं ये निकालना चाहता हूं, ये चीजें, ठीक है, मैं ये चीज निकालना चाहता हूं। देखिए जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये जो हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। इधर जो यूनिट वेक्टर होती है उसको हम कहते हैं i, ये बन गया हमारे पास i। इधर जो यूनिट वेक्टर है ये बन गया j, और इधर जो यूनिट वेक्टर है ये बन गया k, ठीक है। ये तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये आम आदमी को धोखा देती है। ये असल में ऐसे है, ये आपको मैं एक सिग्नल से बता देता हूँ। देखें ये ऐसे है, देखिए i j k, ये ऐसे हैं। देखें अगर ये i है, ये j है, ये k है, ये इस तरह बनी हुई है। देखें i j k, तो अगर आप देखें तो देखें i और j के बीच में एंगल 90 का, ये i है, ये k है, i और k के बीच में एंगल 90 का, ये हमारे पास k है, और ये j और k के बीच में एंगल 90 का। यानी बेसिकली एक चीज़ की शक्ल ऐसे है, ये यूँ है,
आपने जो फ्रेम बनाया ना, एक्स एक्सिस वाई, ये ऐसे, ये जैसे ये कमरा है, ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। देखिए इस लाइन के बीच में एंगल 90 का, इस लाइन के बीच में एंगल 90 का। तो यहाँ पर कहने का हमारा मकसद है कि आई जे के इन तीनों के बीच में एंगल जो है वो 90 है। तो इसको हम अक्सर किताब में यूँ कह देते हैं कि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। यानी आप इसको यहाँ नोट कर सकते हैं कि आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये आपस में परपेंडिकुलर है या म्यूचुअली, आप इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, बात को हम इसको कहते हैं दीज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ये भी कह सकते हैं। बहरहाल मैंने आम लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आई और जे, अब यहाँ पे देखें, ये चूंकि मैंने आपसे पहले कहा कि हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में बना रहे हैं। जब हम 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो वहाँ पर हमारी बसारत, हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर असल में ऐसे है कि यानी आई आपका यूं है तो जे आपका यूं है, ऐसे है। ठीक है, के आपका ऐसे है। बहरहाल यहाँ पर ये एंगल जो है, ये जो एंगल है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असल में ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल 90 का है। फिर आई और के के बीच में एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल भी 90 का है। और जे और के ये चलो नज़र आता है, इसमें कोई, ये एंगल भी 90 का है। हमें इसलिए नज़र नहीं आता कि हमने 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में बनाया हुआ है। तो इस वजह से मैंने आपको मॉडल बता दिया। इसका मॉडल जो होगा वो यूँ होगा कि ये हमारे पास आई है, तो ये हमारे पास जे है यूँ, और ये हमारे पास फिर जो है ये के ऐसे है। देखिए ये तीनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं आई डॉट आई। अब यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला क्या है। देखें ए डॉट बी का फार्मूला क्या, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर कोज ऑफ थीटा, यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल है। तो अब अगर हम यहाँ इस फार्मूले से हम आई डॉट आई निकालें, आई डॉट आई ये निकालें, तो ये बन जाएगा, देखें, यानी आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, और फिर हो जाएगा कोज उन दोनों के बीच में जो एंगल है। अब देखें आई और आई, देखें ये आई है तो ये भी आई है, दोनों आई हैं, तो आई और आई के बीच में एंगल 0 हो जाता है। यानी हमेशा 2 सेम वेक्टरों के बीच में एंगल 0 होगा। कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है, उस वेक्टर के साथ और फिर उसी वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 0 होगा। तो समझे कि यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास कोस 0, तो यहाँ से बन जाएगा आई डॉट आई। अब आई मैंने फिर कहा ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो चलिए जी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, और कोस 0 भी 1 होता है। इस तरह कि हमारे पास आई डॉट आई, इसकी वैल्यू हमेशा होगी इक्वल टू 1। यानी सेम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा होगा 1। इसी तरह से अगर आप जे डॉट जे कर लें, देखें अगर आप जे डॉट जे करें तो इससे भी 1, और के डॉट के करें तो इससे भी 1 हमेशा। अच्छा, लेकिन अगर वेक्टर डिफरेंट हो, मिसाल है आप यहाँ पर ले लेते हैं, आप ये ले लें, आपने ले लिया आई जे, आप निकालना चाहते हैं आई डॉट जे, तो ये बन जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आई और जे जैसे मैंने बताया, देखें ये आई है और ये हमारे पास जे है, ये आई ये जे, आई और जे के बीच में एंगल 90, लेकिन तीनों मुश्किल परपेंडिकुलर हैं, बीच में एंगल 90 का है, तो यहाँ इसके बीच में आ जाएगा कोस 90, ये बन जाएगा कोस 90, और कोस 90 0 होता है। तो चुनांचे कोस 90 0 होता है, इस तरह कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, ये 0 कर देता है उसको। यानी कहने का मकसद ये है कि यूनिट वेक्टर के मामले में अगर 2 वेक्टर एक जैसी हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1, अगर वो डिफरेंट है, आई जे है, जे के है, आई के है, मुख्तलिफ हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ये बात है तो फिर देखें आपका ये जो ए डॉट बी है, ये जो ए डॉट बी है, ये क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो ये बन गया A1 B1 प्लस, देखें आई डॉट जे ये 0, ये पूरा आपका जो है ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, जे डॉट आई ये 0 हो जाएगा, जे डॉट जे ये 1 हो जाएगा।
और 1 होकर तो यहाँ पे आ जाएगा A2 B2, ये 1 जाएगा, और यहाँ पर ये फिर 0 होगा, यहाँ पर आपका जो K डॉट आई ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और एंड में हो जाएगा हमारे पास A3 B3, और ये K डॉट K हो गए 1 हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर आप फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएं कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं तो 2 वेक्टरों के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो इसमें आसान तरीका क्या है? आसान ये है कि पहले वाले जुज को आई वाले जुज को यहाँ आई वाले जुज के साथ ज़रब कर दें, यानी A1 इंटू B1, और बाकी आई डॉट आई ये 1 ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप J वाले पार्ट को A2 को B2 के साथ ज़रब करें, यानी J वाले को J के साथ ज़रब करें, K वाले को K के साथ ज़रब करें, बाकी दरम्यान वाले सब कुछ छोड़ दें। तो ये बन गया हमारे पास A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो ये हमारे पास हमने 2 वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला। अच्छा, इस तरह से हमारे पास A क्रॉस B फार्मूला तो उसका ये है, लेकिन आपको मैं जरा अच्छा, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और गिर जाते हैं। ये कंपनी वाले हैं। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। हमारे पास A ये है और B ये है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहां पर ये है कि जब आप इसका A क्रॉस B निकालेंगे, यानी A क्रॉस B, आपको A डॉट B तो मैंने बता दिया, A डॉट B तो बता दिया, आसान। A डॉट B निकालना बहुत आसान है कि यानी अगर आपके पास ये A है ये B है, डॉट निकालते हैं तो I वाले को I के साथ ज़रब, यानी A1 B1 प्लस J वाले को J के साथ ज़रब, A2 B2, K वाले को K के साथ ज़रब, A3 B3, बस जवाब आ गया। तो इसका मतलब ये निकल गया कि हमेशा A डॉट B, जो A डॉट B होगा उसका आंसर हमेशा एक नंबर आएगा। आप देखें जो मैंने इसका आंसर निकाला अभी, A डॉट B का जो मैंने आंसर निकाला आपके सामने कि A डॉट B का जो आंसर आ गया था, A डॉट B का आंसर ये बन गया था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। देखिए इसमें कोई IJK नहीं है, इसमें IJK है ही नहीं, ऐसा कि ये कोई इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये मुकम्मल तौर पे एक नंबर है, एक रियल नंबर है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। बाज़ का डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, इसको हम बाज़ कहते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है वो हमेशा स्केलर से बुलाते हैं कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये इसका एक और नाम भी है, वो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, 2 नाम है इसके। अच्छा, तो हमारे पास जो 2 वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज ए स्केलर, ठीक है जी, या और ए रियल नंबर आप ये कह सकते हैं। मगर A क्रॉस B निकालेंगे, जो कि A क्रॉस B जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है। अब देखें ना यहाँ पर A क्रॉस B, ये देखिए A क्रॉस B, इसमें A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ एक वेक्टर n। इसका मतलब है कि A क्रॉस B के अंदर IJK का वजूद होगा। अब निकालते कैसे हैं फार्मूला बता रहा हूँ, बाकी ये आपकी BSc क्लास में डिस्कस हुआ है। इसका तरीका ये होता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये देखिए आप A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आप लगाएंगे IJK, यहाँ पे लगाएंगे I, यहाँ पे लगाएंगे J, यहाँ पे लगाएंगे K, ये आप लगाएंगे इधर। फिर ये जो A है इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, देखिए ये A के 3 कंपोनेंट्स कौन से, A1 A2 A3, तो वो लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिया हमने A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। फिर चूँकि B बाद में है तो फिर B के 3 कंपोनेंट्स B1 B2 B3, ये अब इसको हम खोल लेंगे। और आपको डिटरमिनेंट को खोलने का तरीका आपको आता है, कैसे खोलते हैं डिटरमिनेंट को, तो इसको हम यूँ खोल देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास I दिस, ठीक है, यहाँ से ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पे आ गया A2 A3 B2 B3। आगे उस बात, चूँकि ये असूल है डिटरमिनेंट खोलने का कि इसको लेंगे पहले प्लस, इसको माइनस, इसको फिर प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस जे। तो यहाँ से अब ये चला गया, ये चला गया, तो आ गया A1 A3 B1 B3, और फिर आगे हो गया प्लस के, और यहाँ पे आ जाता है A1 A2
A1 A2 B1 B2, ये हो गया। अब इसको खोलते हैं, अभी सारा हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बन गया I दिस, इसको इससे तरफ A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J, इसको इससे तरफ A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के ये बन गया A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारे पास A क्रॉस B का ये आंसर आ गया। मगर ये आंसर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके मुकाबले में ये याद रखना आसान है। तो हम इससे इसको बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी किताबें यूँ कर देती हैं, ऐसे भी लिख देती हैं, और वो उसको यूँ लिख देती हैं, इसी को I A2 B3 माइनस A3 B2, इसको कर देती हैं प्लस J कर देती हैं, प्लस J करके इसको इंटरचेंज कर देती हैं, यानी A3 B1 माइनस A1 B3, ये कर दिया। और आगे K तो था ही प्लस में, तो ये बन गया A1 B2 माइनस A2 B1, वो ये भी लिख देती हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि A क्रॉस B का जब भी आपने जवाब निकालना हो, तो A क्रॉस B का जवाब निकालने में आप क्या करेंगे कि पहले I J के ऊपर लगाना है, फिर A के 3 अज्जा, फिर B के 3 अज्जा, तो उसका जो जवाब आएगा तो वो जवाब हमारे पास खुल के ये आ जाएगा, ठीक है, खोल के ये आ जाएगा। और या कोई लिखा जाए ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखें, एक चीज़ और देख लें, वो ये है आपसे कोई कहे कि जी आप B क्रॉस A निकालें, देखिए आप यहाँ देखिएगा, आपसे कहते हैं कि आप निकालें B क्रॉस A, आप ये निकालें। तो B क्रॉस A निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे आप B क्रॉस A को? वो यूँ होगा, देखें, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वही I J के ये बन गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे B पहले है तो B के 3 अज्जा लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आप लगा देंगे B1 B2 B3, और यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3। B क्रॉस A ये होगा, A क्रॉस B ये होगा। अब हमारे पास डिटरमिनेंट के कुछ असूल हैं, ये भी आपके पास FSC किताब में पढ़े हुए हैं, अगर आप पढ़ें उसको। डिटरमिनेंट का ये असूल है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई से 2 रोज़ या 2 कॉलम की पोजीशन चेंज कर दें और आप चाहते हैं कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू तब्दील ना हो, तो बाहर आपको एक मनफी का निशान लगाना होगा। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई से भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स, यानी कोई से भी 2 रोज़ हैं उनको चेंज करते हैं या 2 कॉलमों को चेंज करते हैं, और आप चाहते हैं कि वैल्यू तब्दील ना हो, तो आपको बाहर एक मनफी का निशान लगाना होगा। अब इसको देखें, आगे मैं इसको मैं लेके जाता हूँ। तो अब यहाँ देखें, अब ये देखें दिस, अगर मैं अब यहाँ लिखूँ, मैं ये लिखूँ, देखें I J के मैंने वही छोड़ दिया, ये मैंने A1 A2 A3 कर दिया, और यहाँ पर B1 B2 B3 कर दिया, यानी इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, इन दोनों के जवाब आपस में बराबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई कि इन दोनों के जवाब बराबर आएँ, यहाँ बराबर आएँ, तो बाहर आपको एक मनफी का निशान लगाना होगा, तो अब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये जो है ये हमारे पास A क्रॉस B है, देखें A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो ये जो हमारे पास है ये बन गया हमारे पास A क्रॉस B। तो इसका मतलब ये निकल गया यहाँ से कि B क्रॉस A जो है वो बराबर है माइनस A क्रॉस B के, ये है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि, या आप ये लिख दें कि A क्रॉस B जो है ये बराबर है माइनस B क्रॉस A के। यानी मकसद कहने का क्या है कि डॉट प्रोडक्ट के मामले में, ठीक है, अगर आप पास डॉट प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, A डॉट B, या आप निकालें B डॉट A, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। अगर A क्रॉस B है
तो अगर आपने उसके तरतीब को चेंज कर दिया तो वो बन जाएगा -b क्रॉस a। तो डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में ये है, यानी आप